खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान मौसम इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि 21 सितंबर के बाद अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां करने की जरूरत है। विभाग ने लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने और जल निकासी व अन्य सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह भी किया है। आने वाले जो दिन हैं उनके जो अगले 24 घंटे हैं उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पे रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़ है, नैनीताल जिले हैं। बाकी जगह पर कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है, मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। 23, 24 और 25 तारीख में जो है जो पहाड़ी ज़िले हैं उसमें हम उम्मीद करें अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, और जबकि जो मैदानी और मैदानी इलाकों से लगे हुए ज़िले हैं उनमें कम कहीं कहीं पर ही बारिश की अनुमान है। जहाँ तक वार्निंग का अनुमान है उसमें जो है अगले 24 घंटे के लिए कहीं कहीं पे जो है कुछ जनपदों में हम हैवी रेनफॉल का अनुमान है लगा रहे हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और नैनीताल जिले हैं। बाकी जगहों पे भी येलो अलर्ट है, इन जिलों में भी येलो अलर्ट है। तो भारी बारिश का बाकी और जगह पे नहीं है। इसके बाद भी हम अगले जो है 5 दिन के लिए भारी बारिश का किसी जिले में हमारी अभी अनुमान नहीं है। जहाँ पे है वहाँ पे येलो अलर्ट ही, जैसे मैंने बताया पहाड़ी जिलों। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बागेश्वर विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लंबित पुलों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। यूपीसीएल को आपदा प्रभावित पिटकुल 32 केवी से केंद्र पर वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी देने को कहा गया। वहीं बीएसएनएल को मोबाइल टावरों की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि दिशा की बैठक और साथ में आपदा भी, क्योंकि इस बैठक को हमने आपदा से भी जोड़ा है, क्योंकि मेरी रोडें इफेक्टिव हो गई हैं, मेरे बिजली के चीज़ें, क्योंकि तुम्हारा यहाँ का बागेश्वर का जो हमारा बिजली का सप्लाई का केंद्र है वो भी इफेक्टिव हुआ है। अभी हम अल्मोड़ा और कौसानी के क्षेत्र से जो बिजली दी जा रही है बागेश्वर के अंदर, उससे भी हमको थोड़ा फ्लेक्सिवेशन आ रहा है। तो उसकी हम एक दीवार बनाने का काम और फटाफट उसको भी रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं, वो भी चालू हो जाएगी। जितने हमारे रोड्स टूटी हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से काम कर रहे हैं। अभी हमने बड़ा अच्छा काम किया है कि बागेश्वर जनपद को मैं विशेष बधाई देता हूँ। जो स्टेट रोड थी, जो राज्य सरकार की सड़कें थी, उसको हमने पीएमजीएसवाई फोर्थ में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि राज्य के पास बजट की कमी हो जाती है तो केंद्र सरकार सहयोग करती है, इसलिए हम सीआरएफ में भी पैसा दे देते हैं। पहली बार हमने जो हमारी स्टेट की रोड थी, उन स्टेट की रोडों की 101 रोडें हमने बागेश्वर जिले की ली है। बागेश्वर जिले में 24 रोडों को हमने सैंक्शन कर दिया है और एक भारी भरकम बजट के माध्यम से जो हमारी राज्य सरकार की सड़कें हैं उनको पीएमजीएसवाई में अडॉप्ट करके उन सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण और कलवर्ट बनाने का, नालियां बनाने का काम कर रहे हैं। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता, पदोन्नति और स्थानांतरण प्रकरण की समीक्षा बैठक की। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्रम में करीब 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 3 दिन के भीतर न्यायालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति कराने और धारा 27 के तहत विशेष परिस्थितियों में आने वाले शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव तैयार करने के भी आदेश दिए गए हैं। मंत्री ने आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के मरम्मत व निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर निधि के समयबद्ध उपयोग और लापरवाह अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस जारी हुआ है। उत्तराखंड की राजनीति में 2016 का चर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस जारी कर इस महीने दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इस स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था, जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इससे पहले भी सीबीआई हरीश रावत को कई बार नोटिस भेज चुकी है। अब एक बार फिर इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री को तलब किया गया है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर ली है। उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूं। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूं, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूं, तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई के हेडक्वार्टर में। वहीं पौड़ी की जिला अधिकारी स्वाति भदौरिया द्वारा इंजीनियर के खिलाफ की कार्रवाई का मामला गर्माता जा रहा है, जहां एक और इंजीनियर डीएम के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। वहीं स्वराज सेवा दल पौड़ी की जिलाधिकारी के समर्थन में सड़कों पर उतर आया है। देहरादून में स्वराज सेवा दल ने पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया समर्थन में पैदल मार्च किया और ज्ञापन भी दिया। ये पैदल मार्च पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ। वहीं स्वराज सेवा दल ने अध्यक्ष ने ये कहा कि पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने प्रदेश हित में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने जिस तरह से साहस दिखाते हुए इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मिसाल बनेगा। देखिए, पौड़ी डीएम ने जो कार्रवाई करी अधिशासी अभियंताओं पर, उनके खिलाफ एफआईआर करी और उनसे कहा कि तुरंत काम करो। सारे अधिशासी अभियंता, सारे जो भ्रष्टाचारी थे, एक होकर के पौड़ी डीएम को नीचा दिखाने लगे। आप बता दीजिए पौड़ी डीएम ने क्या गलत कहा? भाई पहले उन्होंने कहा कि भाई इसको बनाओ, और एक समय तक भी उसको नहीं बनाया। उस दिन उसको पौड़ी डीएम को बताते, मैडम बन सकता है, नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? और इंजीनियरों का काम क्या है? इंजीनियर किस लिए होते हैं? इंजीनियर इसीलिए होते हैं कि किसी भी गलत काम को सुधारने के लिए। लेकिन आज के जो इंजीनियर हैं, अधिशासी अभियंता हैं, ये पैसे को इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। अपने आकाओं को देकर के पोस्टिंग करा रखे हैं। तमाम प्रदेश के लाखों करोड़ रुपए के जो बजट है उसको लूट लिया है, इन्होंने डकार लिया है। और उस एक ईमानदार डीएम जो पौड़ी में है, अगर कोई देहरादून होता, उधम सिंह नगर होता, नैनीताल होता, जो है आपका हरिद्वार होता, तो चलो कहते की है। पौड़ी में जो महिला काम कर रही है पहाड़ में, उस महिला को आप लोग नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, यही सशक्तिकरण है। पौड़ी डीएम के साथ, स्वाति भदौरिया जी के साथ पूरा स्वराज सेवा दल है, बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है। अगर ये अधिशासी अभियंता उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम इनके चेहरे पर कालिक पोत देंगे। पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया जी ने एक अधिशासी अभियंता को एक सड़क के मामले में नोटिस दिया कि आपने कार्य उतने दिन के अंदर करना है, 3 दिन का टाइम दिया।
उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया तो उन्होंने उसकी संतुष्टि करी, कार्य अवहेलना की। उन इंजीनियरों ने एक यूनियन बना ली और डीएम पौड़ी को आरोपित करने लगे। सेवा नियमावली के तहत वो सरकारी अधिकारी ये कार्य करने वाली टीम के विरुद्ध इस तरह का कार्य अधिशासी अभियंता और उनकी टीम कर रही है। अभियंताओं का द्वारा करा गया इस कृत्य के विरुद्ध सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार मौन है, विपक्ष मौन है। इसलिए ईमानदार डीएम को सराहना करने के लिए, उसका साथ देने के लिए सुराज सेवदला जी यहाँ आया है। हम सरकार को और विपक्ष को दोनों को चेताना चाहते हैं कि आप द्वारा जिस कार्यों की अनदेखी की जा रही है, इंजीनियरों को जिस तरह से आप भ्रष्ट इंजीनियरों को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आपके और विपक्ष दोनों के कार्यकर्ता ठेकेदारी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं और एजेंट हैं इंजीनियरों के, इसलिए आप इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक सीधी सादी डीएम को आप प्रताड़ित कर रहे हैं इनके द्वारा, वो नेतागिरी कर रहे हैं। सेवा नियमावली की तहत जो कार्रवाई हो जानी चाहिए। वहीं लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर नकली कट्टू के आटे के मामले पाए हैं और कई दुकानों से सैंपल लिए गए हैं। एक आटा चक्की से 50 किलो पुराना आटा बरामद हुआ है। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले साल नवरात्र के दौरान कुट्टू के आटे से कई लोग बीमार हुए थे। इस बार प्रशासन ने त्योहार से पहले ही सख्ती शुरू कर दी है। अब कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बिकेगा और ऑनलाइन बिक्री पर भी कड़ी नजर की जा रही है। क्योंकि लक्सर क्षेत्र में पिछले साल यहाँ घटना हुई थी, 18 लोग बीमार हुए थे, तो इससे विशेष सतर्कता बरती जा रही है और हमारे आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब लक्सर साहब विशेष निर्देश दिया था कि यहाँ पे एक नवरात्रि से पूर्व चेकिंग अभियान चलाया जाए, तो उसी क्रम में चेकिंग अभियान चलाया गया है और विनय कुमार, जितेंद्र कुमार की चक्की पे एक 50 केजी के आसपास हमें खुला कुट्टू का आटा मिला है। तो पूछने पर उसने बताया कि जो कुट्टू गिरी थी वो पुरानी थी, तो पुरानी कुट्टी गुरी का चूंकि संभावना अनसेफ की ज़्यादा होती है, इसलिए हमने उसको मौके पर ही डिस्ट्रॉय करवा दिया। लक्सर में गंगा के तेज बहाव से खानपुर क्षेत्र के गांव में भूकटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हजारों बीघा फसल पानी में बह चुकी है और किसान भारी नुकसान झेलने को मजबूर है। कई किसान अपने गन्ने को वक्त से पहले काटकर पशुओं को खिला रहे हैं। किसानों का कहना है कि गंगा के उफान से धान और गन्ना और पशुचारे की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि शासन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। करीब 25 से 30 गांव की भूमि कटाव चपेट में आ गई है और साथ ही साथ किसानों ने नाराजगी जताते हुए सरकार से त्वरित राहत और स्थायी समाधान की भी मांग की। क्या मेन रीजन तो यही है कि गंगा अपना कटाव कर रही है, जिस कारण से हमें काटना पड़ रहा है। मजबूरी है, हालांकि अभी टाइम नहीं है, अभी गन्ना पकने में समय है, पर क्या करें कि पहले ही काटना पड़ रहा है क्योंकि गंगा में गिर जा रहा है। अब हम इसका क्या ही करेंगे, अपना चारे के काम आ जाएगा। बाकी जो शुगर केन है अपना बिकेगा तो नहीं है अभी, क्योंकि टाइम नहीं है अभी, चरखी वगैरह नहीं खुली कोई भी और मिल तो नहीं खुला, इसको हम अपने चारे में ही इस्तेमाल करेंगे पशुओं वगैरह के लिए। अभी तो हमारी लगभग आधे से ज़्यादा तो गिर ही चुकी है और ये थोड़ी सी बची है लगभग, वरना सारा ही गिर गया। समथिंग 6-7 बीघे तो होगा यार। क्या है कि भाई जी यहाँ 20 दिन से गंगा नदी ने पूरा कहर बरपा रखा है और किसानों की जमीन बह रही है और खड़ी गन्ने की फसल भी बह रही है। यहाँ तहसील का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अभी मौके पर नहीं पहुंचा है। मैंने जबकि एसडीएम साहब से कई दिन पहले बोल भी दिया था कि यहाँ बहुत किसानों की फसल बह रही है, गंगा कटाव कर रही है और कटाव इतना बुरा तरीके से चल रहा है कि लगभग 2000 बीघे डुम्मनपुरी का जमीन बह गई है और खड़ा गन्ने की फसल जो बहुत बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने मेहनत की थी, उगा रखी थी, निराई गुड़ाई कर करके तैयार फसल खड़ी थी, वो गंगा में नदी में बह रही है। इसलिए ये लोग नाराज हैं, इसलिए इन लोगों ने तहसील जिंदाबाद और उत्तराखंड सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये इनकी वजह है। तो खनन माफिया जो इधर अभी 2-4 दिन पहले पनडुब्बी लगाई गई थी, उससे रेता निकाला गया, जिससे हमारी ठोकर ये बैठ गई और इस गंगा जो जमीन के पास लगकर चल रही है उससे सबसे अधिक ज़्यादा कटाव हो रखा और कटाव का कार्य भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। पीड़ित है लोग, हम सब किसान। अब मेरा ये सुझाव है कि अगर सरकार से अगर ये ठोकर बढ़ावो और हम पक्की करके लगावो इसे,
तो ऐसा कटाव बंद हो सकता है और पानी धारा भी कम हो सकती है। जी बहुत नुकसान हो गया, खड़ा खड़ा गन्ना गया। ये तो अब जा हाथ तो लगा, थोड़ा बहुत सीधी थोड़ी शांत था, नहीं बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। सके इतना पानी आ रहा था, धस रहे थे। ये तो थोड़ा ऊंचा हो गया, जो हमारा काट रहे हाथ तो लग रहा। जो ये भी नहीं जा रहा, ये भी फ्री में ले रहे, फायदा उठा रहे चरखी वाले। किसी का 200, किसी का 100, 150 इस तरह जा रहा। ना जी कोई नहीं आया। काफ़ी समय से जो खादर क्षेत्र है ये काफ़ी समय से परेशानी झेलता आ रहा है। हर बार किसान लोग यहाँ पे इसमें से ही हमें अपने बच्चों की पढ़ाने की फीस का खर्चा निकालना पड़ता है। वो खर्चा अब कैसे निकलेगा हमारा? हाँ देखिए, जो नदी का स्तर बढ़ता और घटता जा रहा है, तो उससे कई जगह पे शिकायत आई है कि उससे ज़मीन का कटाव हो रहा है जहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं है। एक तो उसमें सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य करें, और दूसरा ये कि हमने अभी अपने राजस्व टीम को वहाँ पर भेजा है कि जो भी उसमें मानकों में है, अगर ज़मीन कटाव का कुछ उसमें राशि है तो उसके हिसाब से वो राजस्व विभाग के जो हमारे राजस्व निरीक्षक हैं उनको निरीक्षण करके तुरंत उसमें जो राशि मिलती है उसको बंटवाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून जिले की जौनसारी जनजाति से जुड़े एक अहम मामले पर सुनवाई हुई है। दरअसल जौनसारी शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक के कारण जनजाति के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में देहरादून निवासी मधु चौहान ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अभिलेख में स्पेलिंग की गलती दर्ज है, जबकि जनजाति आयोग भी इस पर मंत्रालय से पत्राचार कर चुका है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 6 सप्ताह के भीतर मामले पर विचार कर निष्कर्ष निकालने के निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए ये मैटर है, जौनसारी जो जनजाति है उसको जनजाति श्रेणी में शामिल तो है ये, लेकिन इसकी स्पेलिंग कुछ गलत होने की वजह से इसका बेनिफिट जो है इस ट्राइब्स के लोगों को नहीं मिल रहा है। ये इनका आर्गुमेंट था। इनका ये कहना था कि जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2000, उसमें के अनुच्छेद 6 में जौनसारी की स्पेलिंग गलत हो गई है, जिसकी वजह से इनको इस जनजाति के लोगों को इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, या इनके स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। इसके लिए जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उत्तराखंड प्रदेश भारी आपदा के दौर से गुजर रहा है। विभिन्न जिलों में आपदा देखी जा रही है। वहीं आपदा के इस दौर में कांग्रेस सरकार को आपदा के प्रबंधन के तौर पर देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि आपदा की जिस प्रकार से तैयारी करने की जरूरत थी, सरकार के द्वारा उतनी तैयारी नहीं की गई, जिसके चलते जानमाल का भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि इस आपदा के समय में कांग्रेस केवल अवसर तलाश रही है। जहां तक बात रही सरकार की, तो मुख्यमंत्री स्वयं आपदा प्रभावित जगह पर पहुंचकर राहत बचाव के कार्यों को देख रहे हैं। आपदा में जिस तरीके से जनधन की हानि हुई है, राजधानी देहरादून में ही आप देख लीजिए, सहसधारा को आप ले लीजिए, माल देवता को ले लीजिए, प्रेम नगर से आगे पुल बह गया है, परवल में ट्रेली पलटने से 12 लोगों की जो है दुर्घटना से कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में आप देख लीजिए, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। कल ही नंदा नगर में जिस तरीके से आपदा ने तबाही मचाई है, किसी से छुपावा नहीं है। और कांग्रेस लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रही थी कि आपदा प्रबंधन का ढांचा मजबूत किया जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन का बजट बढ़ाया जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन में पहले से ही जो है संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कांग्रेस की बात को अनसुना किया, जिसका खामियाजा अब प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब लोगों को मिलता हुआ सेवाएं देते रहें, और इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है। देहरादून में भी बहुत बड़ी दुखद घटनाएं हुई है। यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल जो नहीं रहे आज हमारे बीच में, और उनके लिए भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचते हैं और उस स्थल को देखते हैं, और आज भी आगे बढ़ने का काम और आगे उनको एक ढांढस बधाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केवल सेल्फी खिंचाने के लिए मुझे बड़ा दुख है इस समय हमारी ये पॉलिटिक्स करें। उत्तराखंड में भी निर्वाचन आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू करने जा रहा है। इसके तहत मौजूदा
मतदाता सूची का वर्ष 2023 की सूची से तुलनात्मक विश्लेषण होगा। इस पर कांग्रेस ने कड़ा सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया है कि सरकार वोट चोरी पकड़ने और पकड़े जाने के डर से ऐसा कदम उठा रही है। देखिए, अपनी खिसियाहट मिटाने का काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, क्योंकि बिहार में चोरी पकड़ी गई है। किस तरह से आपने 65 लाख लोगों को गायब कर दिया है वोटर लिस्ट से, उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिस तरह से आप पर लगातार आग बरसा रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जो आपने कर्नाटक के महादेवपुरा में किया, जिस तरह से कल तौर पर ये कहना चाहती हूँ इलाखंड में शुरू कर दिया, मोहल्ले के मोहल्ले और गलियों की गलियां यहां से गायब थी। लोगों को वोट ढूंढे नहीं मिल रहे थे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी अपना वोट ढूंढते फिर रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में 2022 में वोट किया था। उत्तराखंड में भूमि विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट भूमि और वैरागी कैंप की जमीन को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और सीबीआई जांच व किराए पर देने की प्रक्रिया रोकने की मांग की। कांग्रेस ने इसे बड़ा घोटाला बताया है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडरिंग प्रक्रिया कराई है और यदि किसी को भी किसी प्रकार की जांच करानी है तो उसकी जांच अवश्य होगी। देखिए, विषय ये है कि प्रदेश सरकार के द्वारा एक साफ सुथरी नीति के तहत उसमें टेंडरिंग व्यवस्था कराई गई है और टेंडरिंग व्यवस्था के तहत किसी पार्टी को अलॉट हुआ है। अगर टेंडरिंग प्रक्रिया में कोई नियमों का उल्लंघन हुआ है या टेंडरिंग प्रक्रिया कराने के बाद कहीं पर उसमें कोई अनियमितताएं पाई गई हैं तो सरकार देखेगी, उसको सरकार का काम है देखना। वहीं उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इस वर्ष की सबसे बड़ी आपदा है ये और जिसमें भारी मात्रा में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार पूरी तरह राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी हुई है। मुझे लगता है जिस प्रकार से इस समय आपदा से जो नुकसान हुआ है वो मुझे लगता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा इस वर्ष आई है और इसमें अत्यधिक जो सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ है और इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से आपदा राहत कार्यों में जुटी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पे जा करके सभी आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं। उनके एम्स ऋषिकेश में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऋषिकेश स्थित एम्स में बड़े पैमाने पर यह मनाया गया और इस अवसर पर संस्थान की कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने वॉकथॉन का शुभारंभ कर रोगी सुरक्षा शपथ दिलाई और बाल चिकित्सा सुरक्षा में नेतृत्व की भूमिका पर जोर भी दिया। अकादमी डीन प्रोफेसर जया चतुर्वेदी ने प्रसव पूर्व महिला स्वास्थ्य पर और चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर बी सत्य ने श्री बाल शल्य चिकित्सा सुरक्षा पर प्रकाश डाला। विभिन्न विशेषज्ञों ने रोगी सुरक्षा से जुड़े विषयों पर व्याख्यान दिए और कार्यक्रम के अंत में श्रेष्ठ इकाइयों और नवाचार प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।